अस्सलाम वालेकुम। हमने एपिस्टेक्सिस स्टार्ट किया था, हमने देखा था वो क्या होता है, उसके बाद हमने उसके ब्लड सप्लाई देखा था, एंटीरियर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का किस तरह से वो बनता है, जो हमारे पास सेप्टम होता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन से प्लेक्सेस होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि कॉजेज़ क्या होती हैं एपिस्टेक्सिस की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइड्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। ठीक है, अभी तक जो हमने यूक्यूज़ 3 हमने डिस्कस कर भी लिए हैं। ठीक है, 3 यूक्यूज़ नहीं बल्कि 2 यूक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक तो कीजल बेल्स प्लेक्सेस का आता है कि वो कैसे बनता है, और दूसरा कॉजेज़ का आता होता है। अब तीसरा यूक्यू हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज साइड्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। दिस इज योर यूक्यू। वो पूछते होते हैं कि साइड्स ऑफ एपिस्टेक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है दिखाया हुआ है लेटरल वॉल ऑफ द नोज़। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, इसके ऊपर ही हम जो है ना हाईलाइट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है ना हो सकती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले तो लेटरल एरिया कौन सा था, वो वाला था ना जिसमें हमारे पास कीजल बेल्स प्लेक्सिस था इधर करके एंटीरियर इंफीरियर एरिया में। ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर एरिया में लिटल्स एरिया था, यहाँ पे हो सकती है एपिस्टेक्सिस। और कहाँ हो सकती है, ये कौन सा टर्बिनेट है, ये वाला दरमियान वाला, ये 3 टर्बिनेट्स बने हुए हैं ना, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर। ठीक है, तो ये कौन सा है, मिडल वाला। तो वो बता रहे हैं कि अबव द मीडियल टर्बिनेट भी हो सकता है, बिलो द मीडियल टर्बिनेट भी हो सकता है। ठीक है, और कहाँ पे हो सकता है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी में, ये जो हमारे पास कोना वाला रीजन होता है ना, यहाँ पे करके। ठीक है, और कहाँ हो सकते हैं, नेजोफेरेंक्स में हो सकता है, यहाँ पे करके। ठीक है, तो ये हो गई कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5। एक और है, एक वो कहते हैं डिफ्यूज़ हो सकता है, मतलब कि पता ही नहीं है कहाँ से निकल रहा है, सारे एरियाज से हो सकती है। ठीक है, जगह जगह से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये आपने इससे से याद रख लेना, लिटल्स एरिया है हमारा। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर टू द मीडियल टर्बिनेट, पोस्टीरियर हमारे पास नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स में, और हमारे पास जो है डिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास कॉजेज यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, और ये आपका यूक्यू आपने याद रखना है कि कहाँ कहाँ से एपिस्टेक्सिस हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आपका यूक्यू है। अब कौन सा यूक्यू है, ये आपका 4th यूक्यू है, यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो इंसिडेंस है, मैंने आपको बताया जो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। साइड क्या होती है इंटीरियर एपिस्टेक्सिस की, लिटल्स एरिया इंटीरियर इंफीरियर पार्ट से आता है, और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस पोस्टीरियर पार्ट से आता है। ठीक है, और एज क्या होती है इंटीरियर एपिस्टेक्सिस की, मैंने आपको बताया बच्चों में इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है, पूरों में 40 ईयर्स ऑफ एज वाले जो लोग होते हैं उनमें पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होती है। उनके कॉजेज भी हमने डिस्कस किए कि उनके अंदर जनरल कॉजेज मोस्टली होते हैं। ठीक है, सिस्टमिक कॉजेज होते हैं। और क्या कॉज क्या होता है इंटीरियर एपिस्टेक्सिस का, मोस्टली ट्रॉमा होता है, वो बच्चे अपनी उंगलियां डालते रहते हैं ना नाक में, तो उसकी वजह से हो सकता है मोस्टली। और यहाँ पे कॉज हमने डिस्कस कर लिया, हाइपरटेंशन आर्थरोस्क्लेरोसिस है। और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मयर्स हैं। ठीक है, ये मयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। जो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है उसको हम आगे से एंटीरियर पैक डाल देते हैं नाक के अंदर से, नाक के अंदर। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में हम नाक के पीछे पोस्टीरियर पैक डालते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, बहुत ईजी है, आपने इनको देख लेना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आती है हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की हिस्ट्री लेना। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, मतलब ये आपका होता है कि जल्दी जल्दी आपने लेनी होती है, इमरजेंसी ही होती है, लेकिन देखिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको अपने पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है, तो ये तो आपको खुद भी पता होगा, इतनी हिस्ट्री आपने ले ली होगी 3rd ईयर 4th ईयर में। तो देखिए सबसे पहले तो मोड ऑफ आंसर पूछेंगे कि जो है वो कैसे हो गया, क्या किया तुमने अपनी नाक के साथ। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि पता नहीं डॉक्टर साहब खुद ही हो गया या तो स्पॉन्टेनियसली हो गया, या जी मैंने जो है ना अपने नाक के अंदर उंगली डाली थी तो वो फिंगर नेल ट्रॉमा, मतलब इस तरह से ना उससे पूछना है मोड ऑफ आंसर क्या है। उसके बाद पूछना है उससे कि कितनी देर से ये ब्लीडिंग हो रही है और कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, या कम हो रही है। और ड्यूरेशन पूछना है कि कितनी देर से हो रही है, क्या वक्फे वक्फे से हो रही है, क्या होती है फिर रुक जाती है, क्या कॉन्स्टेंटली हो रही है, इस तरह से कितना ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, वही की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है। ठीक है, कौन सी साइड से हो रही है, राइट साइड ऑफ नोज हो रही है कि दोनों नाक से आ रही है, दोनों नाक से आ रही है, एक नाक से आ रही है। ठीक है, एंटीरियर टाइप की या पोस्टीरियर टाइप की। पेशेंट से आप ये तो नहीं पूछेंगे कि एंटीरियर टाइप की पोस्टीरियर, उसका क्या पता कि एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर कौन सा है। ठीक है, उसमें एक्चुअली ये होता है कि आप पेशेंट से ये पूछते हैं कि जो खून आ रहा है वो आपका नाक के ज़रिए आ रहा है या आपका गले में से भी ब्लड आ रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि गले में ब्लड जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, ऐसे फील होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछना है उससे। फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है आपको कि आपकी फैमिली में सिर्फ आपको होता है या दूसरों को भी किसी को भी होता है, उसका नाम बता दें किस किस को होता है। उसके बाद आपने पूछना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, आपको जिगर की बीमारी हो, मतलब लिवर की बीमारी हो, या आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम हो पहले से। ठीक हो गया। उसके बाद उसने हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, मैंने आपको बताया था कि ड्रग्स की वजह से भी होता है ना, जनरल कॉजेज में हमने लिवर का पढ़ा था, किडनी का पढ़ा था, सीवीएस सारा ये वाली वो वाली हिस्ट्री जनरल का उसको लिखना है। आपको ड्रग्स तो नहीं ली ऐसी जो एंटीकोगुलेंट्स एनाल्जेसिक्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद आपने जो है उसकी फर्दर की तरफ आना है। ठीक है, फर्स्ट एड देनी है उसको। फर्स्ट एड में क्या होता है कि उसको आपने सबसे पहले ABC मेंटेन करनी है उसकी, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, और आपको पता है ब्लड लॉस में हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ पेशेंट जा सकते हैं। उसके वाइटल्स आपने चेक करने होते हैं, उसके ABC मेंटेन करना होता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसकी जो है वो मेंटेन करने के बाद आपने कहीं जाना है। ठीक है, तो रिससिटेशन करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो ट्रॉटर्स मेथड अप्लाई करना है। ट्रॉटर्स मेथड क्या होता है देख लेते हैं।
दिस इज़ एक्चुअली द ट्रॉटर्स मेथड कि जब भी ब्लीडिंग हो रही होगी नाक के अंदर से, तो उसने क्या करना है कि आपने ट्रॉटर्स मेथड अप्लाई करना है। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी नोज़ को जो है पिंच कर लेते हो ज़ोर से, थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में 5 मिनट के लिए आपने इस तरह से नाक को बंद कर लेना है, ठीक है। और सर आपका जो है वो आगे की तरफ स्लाइटली फॉरवर्ड टिल्ट होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़ को आपने करना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना, नीचे की तरफ जो है वो अप्लाई करना है। तो इसको आप कहते हो ट्रॉटर्स मेथड। इससे क्या होता है कि वो ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करते हो आप। तो ये एक्चुअली हमारे पास होता है कीजल बेस प्लेक्सस जो होता है ना, वो नेजल बॉन्स में नहीं होता, वो नीचे सेप्टम के नीचे वाले पार्ट में होता है, कार्टिलेजिनस पार्ट में इधर करके ना। तो आपने ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करना, इनकरेक्ट है ये कि ऊपर से आप दबा रहे हो नेजल बोन से, उधर कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का। इस तरह से आपने दबाना है नोज़ को, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द मेथड, और आपका सर जो है वो आगे की तरफ टिल्ट होना चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ट्रॉटर्स मेथड अप्लाई करते हैं, घर में भी अप्लाई कर सकते हैं इमरजेंसी में, ताकि आप लोग ब्लड रोक सकें। और मैंने आपको बताया जो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है वो इस मेथड से ठीक हो जाती है, ट्रॉटर्स मेथड से इंटीरियर एपिस्टेक्सिस की मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग जो होती है वो। इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता, ऊपर की तरफ हेड एलिवेट नहीं करना होता। दिस इज़ अ ट्रॉटर्स मेथड अगेन। आगे की तरफ स्लाइटली लीन करना है और पिंच करना है नॉस्ट्रल्स को, और सांस कहाँ से लेना है, माउथ से लेना है। 5 मिनट सांस भी तो लेना ना, तो माउथ के थ्रू ब्रीथ इन करना है। सो अभी तक हमने जो है वो कर लिया क्या, फर्स्ट एड दे दी पेशेंट को, उसके बाद हमने ट्रॉटर्स मेथड अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रॉटर्स मेथड से नहीं हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, फिर क्या करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉटराइजेशन करना। कॉटराइजेशन क्या होता है, किसी चीज़ को जला देना, ठीक है, जला देना, किसी भी चीज़ के साथ जला देना उसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है वो ब्लीडिंग साइड को लोकेट किया कि फॉर एग्जांपल ये हमारे ब्लीडिंग साइड थी, हमने अंदर देखा तो ब्लीडिंग पॉइंट ऑफ नेजल सेप्टम हमें ये नजर आया कि यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। ये तो वैसे एंडोस्कोप की पिक्चर है, हम उसके जो स्पेकुलम होता है ना, एंटीरियर राइनोस्कोपी से भी चेक करते हैं पहले, फिर हम कॉटराइजेशन करते हैं। कॉटराइजेशन आपकी दो तरह से हो सकती है, केमिकल कॉटराइजेशन हो सकती है या आपकी इलेक्ट्रिकल हो सकती है, ठीक है। ये वैसे आपको थर्मल दिखाई थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल हो सकती है, इलेक्ट्रोकॉटरी हो सकती है यहाँ पे। तो केमिकल में आप जो मोस्टली यूज़ करते हो, आपने याद रखना है, वो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट उससे हम करते हैं। और हमारे पास दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली यूज़ किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल में, और इलेक्ट्रिकल हम जो है इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली कि इसके साथ हमने केमिकल लगाया होता है, और जो लोकेशन होती है हमने जो देखा होता है कि कहाँ पे ब्लीडिंग साइट है, वहाँ पे जाके हम उसको कॉटराइज कर देते हैं, जला देते हैं उस ब्लीडिंग साइट को। ये एक्चुअली हमारी जो इलेक्ट्रिकल कॉटरी होती है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल कॉटरी करते हैं। उस जो हमारे पास एक पॉइंट होता है ना, मतलब सिर्फ एक पॉइंट होता है, उसको हम जलाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द कॉटराइजेशन जो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस में परफॉर्म की जाती है। जब हमें ब्लीडिंग पॉइंट का पता चल जाता है, सबसे पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद हम केमिकल सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू कर सकते हैं, या इलेक्ट्रो कॉटरी के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द केमिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल कॉटरी। अब देखिए, हमने ट्रॉटर्स मेथड कर लिया, फर्स्ट एड देने के बाद कॉटराइजेशन कर ली। अगर बहुत छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे हमने उसको जला सकते हैं, लेकिन अगर वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब उससे नहीं हो रहा, मतलब छोटा सा पॉइंट नहीं है, माइनर ब्लीड्स में तो आप कर लेते थे कॉटराइजेशन, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के केस में, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप ये एंटीरियर नेजल पैकिंग करते हो, ठीक है। इसमें होता क्या है कि देखिए, इन्होंने बताया हुआ कि रिबन गॉज होता है, उसके अंदर उसको हम लिक्विड पैराफिन के अंदर जो है वो सोक करते हैं, और उसके बाद उसकी हम वर्टिकल लेयर भी उसकी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्टिकली इसको लगाया हुआ है नेजल पैकिंग, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको लगाया हुआ है। तो इससे क्या होता है, इसको आप जो है वो इस तरह से रख देते हो और फिर रिमूव कर देते हो, बाद में एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे देते हो, ताकि पेशेंट को जो है वो यहाँ पे बैक्टीरिया ना लग जाए। तो ये क्या होगा, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग रुक जाएगी। वीडियो भी आपके साथ शेयर किया, अगर आपने देखनी हो तो देख लेना। ये सबसे पहले ये देखिए, इस तरह का हमारे पास मटीरियल होता है, गॉज लगी होती है इसके आगे, इसको हम सोक करते हैं पानी के अंदर, लिक्विड पैराफिन के अंदर, उसके बाद हम इसको नाक के अंदर डाल देते हैं, प्रेशराइज करते हैं इधर से हम, ठीक है। इस तरह प्रेशराइज करते हैं कि जो हमारी वेजल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई और वो जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाए। फिर अंदर देखें ऐसे ये बलून होता है, ये इन्फ्लेट करता रहता है, पहले इतना छोटा होता है, फिर ये इन्फ्लेट करता है, और फिर ये हमारी वेजल्स जो होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। इसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 1 से 5 दिन भी रख सकते हैं। और जो है हम साथ में पेशेंट को कहते हैं कि आपने कोई इस तरह की दवाइयाँ शवाइयाँ नहीं खानी, अगर आपको पेन होती है तो आप टाइलेनॉल जो है वो ले लो। दिस इज़ अगेन द प्रोसीजर ऑफ द इंटीरियर कॉटराइजेशन, इसको आप देख लें अगर आपने देखना है, वरना जो अभी मैंने आपको बताया वो वाला प्रोसीजर भी सेम होता है। देखें, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये देखें, जब हमने कॉटन वो करनी होती है ना, अंदर लगा देते हैं नेज़ल पैक, तो हम उसको 1 से 5 दिन रखेंगे तो वो ऐसे लटका रहेगा नीचे, तो हम इसको चीक के साथ ना इस साथ में जो है वो चिपका देते हैं चीक के ऊपर, ठीक है, ताकि वो उसके एंटीरियर नेज़ल पैकिंग जो होती है वो हमारे एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए होती है। तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाली टेक्निक नंबर 1 होती है पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग की। इसमें देखिए रबर कैथेटर होता है, इसको हम डालते हैं कहाँ से, नोज़ के थ्रू, ठीक है। नोज़ के थ्रू हम अंदर डालते हैं और फिर यहाँ से ये माउथ के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ हमने टाई की होती हैं ये वाली, क्या, सिल्क टाई, सिल्क की जो है ना ये रस्सियाँ होती हैं, थ्रेड्स होती हैं, इनको हम सिल्क थ्रेड्स कहते हैं, ये इनके साथ अटैच होती है। और साथ में ये क्या होता है, इसके साथ गॉज अटैच हुआ होता है, कोन शेप्ड गॉज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये पूरा होता है, इसको हम फिर इधर से खींच लेते हैं, मतलब कि यहाँ से हमने जब डाला ना तो फिर इधर से खींच लेंगे, तो ये वाला जो गॉज वाला हिस्सा होगा ये यहाँ आके अटक जाएगा। जैसे ये जो अगर यहाँ से एपिस्टेक्सिस हो रही होगी तो ये नीचे नहीं जा पाएगी, मतलब कि
गले में ही जाएगी एपिस्टेक्सिस, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ ही रहेगी, ब्लॉक हो जाएगी साथ में। ये देखें, ये वही वाली चीज़ है, हमने यहाँ से कैथेटर डाला नाक के अंदर से और यहाँ से हमने इसको बाहर निकाला माउथ के थ्रू, फिर इसके साथ ये वाली चीज़ें अटैच कर दी जो मैंने आपको बताया, फिर इस तरह से इंडेक्स फिंगर से अंदर की तरफ उसको भेजा ताकि ये गले में आके इधर लग जाए, ठीक है, पोस्टीरियर जो हमारे पास नेज़ल नेरीज़ है वहाँ पे आके ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फिर कंट्रोल करते हैं एपिस्टेक्सिस को, अगर हमारे पास पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो रही हो और वो कंट्रोल ना हो रही हो। ये तो नंबर 1 प्रोसीजर होता है ना जो पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग का होता है। ये दूसरा वाला प्रोसीजर है जो हमारे पास पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग का होता है, वो तो हमने रबर पैक यूज़ किया था ना, उसमें रबर कैथेटर यूज़ किया था। यहाँ पे हम बलून्स इन्फ्लेट कर देते हैं। एक हमारे पास इंटीरियर बलून होता है 30 ml का, इसके अंदर हमारे पास होता है फ्लूइड, और एक पोस्टीरियर बलून होता है जिसमें 10 ml फ्लूइड होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास एयरवे जो होती है वो हमारे पास मेंटेन रहती है, नेज़ल एयरवे जो होती है वो मेंटेन रहती है, इसका ये फ़ायदा होता है। एंटीरियर बलून होता है और हमारे पास ये पोस्टीरियर बैलून होता है, ठीक है, और ये कैथेटर इसके साथ अटैच होता है। इससे क्या होता है कि एपिस्टेक्सिस जो है वो नोज़ ब्लीडिंग जो होती है उसको प्रेशर अप्लाई होता है, वो रुक जाता है। और जो थर्ड प्रोसीजर होता है हमारे पास पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग का, वो होता है फोलीज कैथेटर, ठीक है। ये फोलीज कैथेटर जो होता है ना, इसमें ये देखें, फोलीज कैथेटर को हमने जो है ना इधर इधर डाला होता है, नोज़ के बिल्कुल पोस्टीरियर एंड में डाला होता है, यहाँ पे बलून को इसको हम इन्फ्लेट कर देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारा जो कोना होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इसमें हम जो है वो बलून के अंदर क्या डालते हैं, सैलीन डालते हैं 5 to 10 ml, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है ना इंजर्शन होती है इसकी। तो ये 3 हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। यहाँ पे इसको समराइज व्यू में दिखाया हुआ है कि पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग के लिए हम गॉज़ यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, नेज़ल बैलून यूज़ कर सकते हैं, या हम फुलीज कैथेटराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सा है, ये हमारे पास नेज़ल बैलून्स है। ये कौन सा है, ये फुलीज कैथेटर है, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाला दिखाया हुआ है ये वो वाला जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, गॉज़ वाला, ठीक है, वो है। सो अभी तक हमने जो है सबसे पहले फर्स्ट एड दी, हमने ट्रॉटर्स मेथड यूज़ किया, हमने कॉटराइजेशन की, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, एंटीरियर नेज़ल पैकिंग की, पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग की, ठीक है। और अब हम करने लगे हैं, अगर हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ठीक है, ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुक रही फिर भी, तो हम एंडोस्कोप के थ्रू, एंडोस्कोप के साथ अंदर जाते हैं नेज़ल एरिया में और वहाँ पे जाके कॉटराइजेशन करते हैं, जो ब्लीडिंग पॉइंट होता है उसको लोकेट करके। फॉर एग्जांपल अगर स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी आपको नज़र आ रही है इसमें, उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने उसकी जो है एंडोस्कोप के थ्रू जाके जो है उसको कॉटराइज कर देना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसीजर आपको दिखाया वो SMR ऑपरेशन है, वो उस केस में परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट को जो है वो हो, क्या नाम है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। तो उसमें हम SMR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सबम्यूकस रिसेक्शन। उस ऑपरेशन की पूरी जो मैंने वो एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखनी है तो वो देख लें, उसमें एक्चुअली हमारे पास वो ऑपरेशन करते होते हैं। और फिर हमारे पास आता है लाइगेशन ऑफ वेसल्स। अब ये वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, अब आपको समझ आएगी कि हमने इसको क्यों पढ़ा था। हम लाइगेशन ऑफ वेसल्स कर देते हैं, अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही होती तो हम कौन कौन सी वेसल्स को हम जो है लाइगेट कर सकते हैं, बांध सकते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो सकती है, इसको हम बांध सकते हैं, ठीक है, जहाँ से इसकी जो स्पेयर थायराइड आर्टरी निकल रही होती है ना, उससे ऊपर ऊपर हमने बांधना होता है। मैक्सिलरी आर्टरी होती है, इसको हम जो है वो टाई कर सकते हैं। या थर्ड हमारे पास होती है एथमोइडल आर्टरीज, उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 आपने करनी है, इसके अलावा कोई नहीं करनी कुछ। एक मैंने सुना था किसी ने जो है ना गलती से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक कर दी थी पेशेंट की, एक्सटर्नल की जगह उसने इंटरनल कर दी ब्लॉक, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हेमीप्लेजिया हो जाता है पेशेंट को, आप उसको बजाते बजाते उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दो, हेमीप्लेजिया कर दो। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को नहीं ब्लॉक करना। उसका आपको कैसे पता चलेगा कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, उसको नेक में कोई उसकी ब्रांच नहीं होती, जब एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की नेक में ब्रांचेस होती हैं, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को। तो इस तरह से ये 3 हमारे पास आर्टरीज होती हैं जिनको हम लाइगेट कर सकते हैं सीवियर केसेस में, जब हमारे पास नहीं जो है ना प्रोसीजर नहीं कुछ ठीक हो रहा। फिर आपके पास होता है टेस्पॉल इनसियन, ठीक है। टेस्पॉल स्टैंड्स फॉर ट्रांस नेज़ल, मतलब कि आप जो है वो नाक के अंदर जा रहे हो, किसके थ्रू जा रहे हो, एंडोस्कोप के थ्रू, ट्रांस नेज़ल एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। SPA स्टैंड्स फॉर स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी एंड L स्टैंड्स फॉर लाइगेशन, ठीक है। मतलब इसमें भी आपने लाइगेशन ही करनी है, लेकिन इसमें आपने स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी की स्पेशल लाइगेशन करनी है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी आपको पता है पीछे करके होती है, वहाँ से निकल रही होती है, स्फीनोइड बोन से आ रही होती है पैलेटाइन की तरफ, तो वहाँ पर हमने उसको बांधना होता है। तो इस वजह से वहाँ तक जाने के लिए हमें एंडोस्कोप के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना, तो इस वजह से हम ट्रांस नेज़ल एंडोस्कोप जो है ना उसको यूज़ करते हैं, वहाँ के थ्रू उसके थ्रू जाते हैं स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी तक, उसको लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा एक केस होता है, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है और ये आपका एंड वाला ऑपरेशन होता है। इससे अच्छा आपका ये होता है कि आप जो है ना एथमोइडल आर्टरीज को ब्लॉक कर दो, मतलब कि जो इससे पहले हमने पढ़ा ना लाइगेशन ऑफ वेसल में एथमोइडल आर्टरी, उसके थ्रू वो बताते हैं कि इसके लिए ना आपने लिंक इंसियन देना होता है। इसका पूरा नाम होता है लिंक होवार्थ इंसियन। ये आप देते हो किस तरह से कि जो आपके ऑर्बिट होता है ना उसके मीडियल वॉल में यहाँ पे इंसियन देते हो, जैसे कि आपको इन्होंने लाइन में दिखाई हुई है, यहाँ पे हम इंसियन देते हैं और यहाँ से आप चले जाते हो एथमोइडल आर्टरीज की तरफ, वहाँ पे जाकर उनको जो है ना लाइगेट कर देते हो। इससे क्या होता है कि वो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है, ठीक है।
तो इसके अलावा जो लास्ट आपके पास बुक में प्रोसीजर बताया हुआ है वो है एम्बोलाइजेशन। उसमें आप क्या करते हो कि एम्बोलाइजेशन के थ्रू उसको ब्लॉक कर देते हो। सिंपल सी बात है, बस आपने उसकी हेडिंग याद रखनी है। तो इस सब की समरी आपको मैं बता देती हूँ कि आपने क्या याद रखनी है। आपने पेशेंट को रिससिटेशन मेंटेन करनी है, ABCD, ठीक है, ये सारा कुछ मेंटेन करना है पेशेंट का, ठीक है। तो ये सारा कुछ मेंटेन करने के बाद आपने जो है इंटीरियर एपिस्टेक्सिस अगर हो तो पेशेंट की ट्रॉटर्स मेथड से यूजली बंद हो जाती है ब्लीडिंग, ठीक है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो तो फिर आपको नेजल पैकिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर तो ब्लीडिंग पॉइंट का आपको पता है कि एक लोकलाइज पॉइंट है तो आप कॉटराइजेशन के थ्रू उसको बंद कर सकते हो। अगर इनमें से कोई काम नहीं कर रहा, इनमें से आपने सारे मेथड्स अप्लाई कर दिए, ट्रॉटर्स मेथड भी कर लिया, नेजल पैकिंग की भी कर ली, ठीक है, कॉटराइजेशन वगैरह भी कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप लाइगेशन, आर्टरी लाइगेशन की तरफ जाते हो। और उसमें मैंने आपको बताया थिमोइडल आर्टरीज जो होती हैं वो करते हो एक्सटर्नल कैरोटिड मैक्सिलरी आर्टरी। टेस्पॉल आप कर सकते हो, लेकिन इट इज़ अ वेरी स्किलफुल ऑपरेशन, तो इसको आप मोस्टली करते हो अगर, तो ये आप इसके साथ ही करते हो। थिमोइडल आर्टरी जो लिंक इन सी एन दे देना उसके साथ ही करते हो, तो ये समरी आपने याद रखी। ये मुझे अच्छा लगा था। एक ना टाइमलाइन है इसकी कि किस तरह से हमने इसको पेशेंट को प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो अपने ब्लड निकल रहा है पेशेंट की नाक से, तो अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करो ब्लड कंटामिनेशन से, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी एयरवे मेंटेन करनी है, सब कुछ ABC वगैरह मेंटेन करने के बाद उसको आपने अपराइट बिठाना है और फॉरवर्ड की तरफ ऐसे करके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर आपने लोकल प्रेशर से ट्रॉटर्स मेथड से आपने जो है ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो पेशेंट को जो है ना रेस्ट दे दो। लेकिन अगर हमारे पास जो है ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, कंटिन्यू रहती है, तो पेशेंट की जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, ठीक है, रिमूव द क्लॉथ्स और उसके ऊपर वेजो कंस्ट्रिक्टर डालो ताकि वो जो वेजल्स उसकी डायलेट हुई हैं, जैसे ब्लड निकल रहा है, उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है। एनेस्थीसिया दो। एनेस्थीसिया देने के बाद आप हेडलाइट से अंदर एंडोस्कोप में जाओ, ब्लीडिंग साइड को लोकेट करो कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अगर तो आपको ब्लीडिंग साइड का नहीं पता चल रहा, पता नहीं कहाँ से हो रही है, जल्दी से एंटीरियर पैक लगाओ, ठीक है। अगर तो हमारे पास एंटीरियर पैक से हो जाती है, ठीक है, अगर आपको ब्लीडिंग मिल जाए, ब्लीडिंग साइड मिल जाती है, ठीक है, अगर नहीं मिलती तो आपने जो एंटीरियर पैक लगाना है, अगर मिल जाती है तो आपने कॉटराइजेशन करनी है, ठीक है। कॉटराइजेशन जो है वो आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया केमिकल और इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू। फिर अगर तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है कॉटराइजेशन के थ्रू, ठीक है, तो फिर आप जो है पेशेंट को रेस्ट दे दो। लेकिन अगर नहीं होती फिर आप वो आर्टरी लाइगेशन वगैरह की तरफ जाओगे और फर्दर उसको कंट्रोल करोगे। तो ये सारा जो है इसका एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना होता है किस तरह से आपने एपिस्टेक्सिस को कंट्रोल करना। उसके बाद ये जनरल मेजर्स आप देख लेंगे, पेशेंट को बिठाना है, आपने रेस्ट देनी है, उसके बाद आपने रीअश्योर करना है पेशेंट को, उसके बाद उसकी पल्स वगैरह चेक करनी है, हीमोडायनेमिक्स उसकी चेक करनी है, एंटीबायोटिक्स उसको देनी है ताकि उसको साइनोसाइटिस ना हो जाए, उसको ऑक्सीजन थेरेपी चेक करते रहना है, उसको ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, ठीक है, और उसकी जो है कॉज को रूल आउट करके उसको ट्रीट करना है। जनरल मेजर्स हैं। उसके बाद जो है आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। मैंने आपको बताया रिससिटेशन आपने करनी है, साइट को लोकलाइज करने के बाद आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करनी है और जो कॉज है उसको ट्रीट करना है, बिकॉज अगर कॉज को ट्रीट नहीं करोगे तो ब्लीडिंग दोबारा से उसको हो जाएगी, वो फिर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत इंसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं कि सबसे पहले आपके पेशेंट ने हिस्ट्री ले ली, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन उसकी सारी नोज की थ्रोट वगैरह की लैब स्टडीज़ करते हैं, इसमें इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं और एंजियोग्राफी करते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। इसमें आप कोगुलेशन प्रोफाइल पेशेंट का लेते हो लैब स्टडीज़ में। कोगुलेशन प्रोफाइल में आप क्या लेते हो, उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PTT टाइम, वो सारा लेते हो कि पेशेंट की क्लॉटिंग का मसला तो नहीं है, उसकी CBC लेते हो, सारा ब्लड काउंट उसका चेक करते हो, एक्सरे CT स्कैन करवाते हो ताकि पता चल सके कोई ट्यूमर तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है। उसके लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हो कि पता चले कि उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बायोप्सी करवाते हो, ठीक है। तो ये सारे इसकी जो है वो चीज़ें होती हैं, इसको देखना हैं कि ब्लड सप्लाई पूछा हुआ है, नोज़ का कॉमन कॉजेज़ पूछे हुए हैं, कॉमन साइट्स पूछी हुई है ब्लीड। उसके बाद इसको नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको मैनेज कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगे। इसमें देखें कि डायग्नोसिस पूछा हुआ है इन्होंने कि ब्लीडिंग से हो रही है, उसने पिक किया था अपनी नोज़ को। अब उसमें आपने ये बताना है कि इन एजेस में कौन कौन सी etiology हो सकती है। इसमें आपने मेथड्स बताने हैं उनको, प्रिंसिपल्स बताने हैं जिस तरह आप मैनेज करोगे। सो इस तरह के जनरल क्वेश्चन से आते हैं, एंड दीज आर वेरी इजी टू आंसर। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट एपिस्टेक्सिस।